तो चलो अभी नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटर, ये सभी के बारे में हमको इस यूनिट में देखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग याद लाते हैं गॉस लॉ। बेसिकली ये गॉस लॉ अपने 11th में पढ़ा हुआ है, बराबर है कि नहीं। लेकिन अभी 12th की शुरुआत कहां से हुई है कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, यहां से अपनी 12th की शुरुआत है। मतलब गॉस लॉ को यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशंस निकालने हैं। लेकिन उसके लिए हमको याद तो होना चाहिए कि गॉस लॉ क्या है, तभी हम लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अभी 11th में पढ़े हुए आप भूल गए होंगे, तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट में पहले ये गॉस लॉ क्या है ये क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या था गॉस लॉ? द टोटल फ्लक्स, एकदम सिंपल था। टोटल फ्लक्स, फ्लक्स मतलब कौन सी फ्लक्स? दो प्रकार की फ्लक्स हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स। फिलहाल हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, सो कौन सी फ्लक्स होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, आगे जाके मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगी मैग्नेट की वजह से। ठीक है, सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस। देखो गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लीकेबल है, नॉर्मल सरफेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है ना। तो पहले ये क्या है क्लोज सरफेस ये भी बताता हूं मैं, पहले ये पूरा स्टेटमेंट बराबर से याद कर लो। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी, है ना। कोई भी जो क्लोज सरफेस है उसके बाहर कितनी फ्लक्स आएगी, उसके बाहर जो भी फ्लक्स आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? इज इक्वल टू उसके अंदर जो चार्ज है अपॉन परमिटिविटी, है ना। तो ये है अपना गॉस लॉ। अभी क्लोज सरफेस क्या है ना। देखो सरफेस मतलब क्या? सरफेस मतलब जिसको रहता है एरिया। जैसे आप नोटबुक का पेज फाड़ते हो तो वो हो गया एरिया, रेक्टेंगुलर सरफेस। आपके क्लास में बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जिसके ऊपर टीचर लोग लिखते हैं, तो वो भी क्या हो गया? सरफेस एरिया, है ना। तो सरफेस मतलब क्या? जहां पे एरिया रहता है। लेकिन अभी बॉल कंसीडर करो, बॉल, है ना, ऐसा फुटबॉल वगैरह, तो फुटबॉल को सरफेस भी रहता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग हवा भी भर सकते हैं, वॉल्यूम भी होता है। तो ऐसे जो फुटबॉल टाइप का सरफेस हो गया, है ना, जो पूरी तरह से बंद है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सरफेस, है ना। फुटबॉल हो गया, स्पीयर, फुटबॉल मतलब क्या? स्पीयर, या फिर सिलेंडर हो गया, है ना, स्पीयर या फिर सिलेंडर, ये सभी कौन से सरफेसेस हो गए? ये क्लोज सरफेसेस हो गए, बराबर है कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो भी जगह बनती है ना। लेकिन सिंपल ऐसा रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये क्लोज सरफेसेस हो गए क्या? ये क्लोज सरफेस नहीं हो गए, ये नॉर्मल सरफेसेस हो गए। यहां पे सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन क्लोज सरफेस मतलब जिसके अंदर कुछ तो भी जगह बनेगी, वॉल्यूम बनेगा, तो सरफेस एरिया भी निकाल सकेंगे और वॉल्यूम भी निकाल सकेंगे। ठीक है, तो क्लोज सरफेस मतलब सिंपल एग्जांपल, बॉल, फुटबॉल, स्पीयर, सिलेंडर, ये सभी क्या है? क्लोज सरफेसेस है। तो जब आप क्लोज सरफेस लेते हो, जैसे मान के चलो स्पीयर लिया, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो वाला जो बॉल है, वो वाला जो स्पीयर है, स्पीयर लो या फिर सिलेंडर लो, कौन सा भी क्लोज सरफेस लो, तो वो वाला जो स्पीयर या फिर सिलेंडर है उसके अंदर जितना भी चार्ज है, उसके अंदर, जैसे फुटबॉल के अंदर हवा भरते हो, उसी प्रकार से उस स्पीयर के अंदर जितना भी चार्ज है उतना ही फ्लक्स उसके बाहर आएगा, है ना। चार्ज अपॉन इप्सिलॉन, उसके अंदर मान के चलो क्यू चार्ज है, सो क्यू अपॉन इप्सिलॉन अपॉन परमिटिविटी, परमिटिविटी मतलब इप्सिलॉन। हर मीडियम को, है ना, ये जो अपना मीडियम है, हर मीडियम की प्रॉपर्टी रहती है, एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और एक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? परमिटिविटी। तो Q अपॉन इप्सिलॉन, इतना फ्लक्स उस स्पीयर के बाहर आएगा। तो सिंपल है गॉस लॉ। मैथमेटिकली अगर लिखना जाए तो मैथमेटिकली गॉस लॉ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा क्यों लिख सकते हैं मैथमेटिकली ये भी बताता हूं मैं, लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के बाहर कितनी फ्लक्स आएगी? जितना चार्ज उसके अंदर है,
अपॉन इप्सिलॉन 0। मान के चलो 5 कूलम का है, सो 5 कूलम अपॉन इप्सिलॉन 0। और क्लोज सरफेस मतलब किसको बोलते हैं? जैसे स्पीयर, सिलेंडर, जिसके अंदर कुछ तो भी जगह बनती है, वॉल्यूम बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सरफेस। ठीक है, तो मैथमेटिकली गॉस लॉ को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो क्या बोलता है गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स, है ना, कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, है ना, उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है वो चार्ज अपॉन इप्सिलॉन, उसके बाहर का नहीं लेना है। जिस क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा रहे हो, गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही लगेगा, बाकी नॉर्मल सरफेस के ऊपर गॉस लॉ नहीं लगा सकते, याद रखो। तो जिस क्लोज सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा रहे हो, उसके अंदर जितना भी चार्ज है वो वाला चार्ज अपॉन इप्सिलॉन 0। ठीक है, सो टोटल फ्लक्स को आप लोग मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, है ना। क्या होता है फ्लक्स? देखो 11th में देखे होंगे आपने, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अज्यूम कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस दिशा में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या यूनिट होता है? ई का वोल्ट पर मीटर, बराबर है, वोल्ट पर मीटर, या फिर दूसरा भी यूनिट होता है, ठीक है ना, लेकिन जनरली हम लोग वोल्ट पर मीटर ही याद रखते हैं। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान के चलो एक छोटा सा सरफेस रख दिया हमने, छोटा सा सरफेस जिसका एरिया है ds। ठीक है, ये देखो मैंने एक छोटा सा सरफेस रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के अंदर से पास होगी। ठीक है, अभी फिजिक्स में जो सरफेस है ना, सरफेस या फिर एरिया, ये छोटा सा सरफेस है मान के चलो, जिसका एरिया है ना, जिसका एरिया है मान के चलो ds, d माने छोटा। ठीक है, तो फिजिक्स में ना सरफेस को वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं। फिजिक्स में सरफेस को या फिर एरिया को वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं, और क्या रहती है उस वेक्टर की डायरेक्शन? ये जो सरफेस वेक्टर है या फिर ये जो ds वेक्टर रहेगा, उसकी डायरेक्शन अपने ही सरफेस से परपेंडिकुलर रहेगी, ये ऐसा रहेगा ds वेक्टर, बराबर है। तो फिर से एक बार बताता हूं मैं, ठीक है, ये मान के चलो कोई तो भी सरफेस है, ठीक है, जिसका एरिया है ds, तो ds वेक्टर कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा ds वेक्टर। ओके, मान के चलो ये ऐसा सरफेस निकाला है, तो ds वेक्टर कैसे रहेगा? ये ऐसे ds वेक्टर। ठीक है, ds मतलब क्या? उसका एरिया, और फिजिक्स में एरिया को, सरफेस को वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी अज्यूम करते हैं तो डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं ds वेक्टर की? ds मतलब क्या? छोटा सा एरिया। ठीक है, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं छोटे से सरफेस की? परपेंडिकुलर टू इट्स ओन सरफेस, है ना। जो भी ds आपने छोटा सा सरफेस लिए, उस खुद को ही परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन रहती, इस प्रकार से। ठीक है ना, मान के चलो मैंने ds ऐसा निकाला, तो अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर ds वेक्टर ऐसा जाएगा। ठीक है, मान के चलो मैंने ds वेक्टर कैसे निकालूं? चलो ऐसे निकालता हूं ds वेक्टर, तो ये ऐसे सरफेस निकालता हूं ds, तो ds वेक्टर कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा। तो कहने का मतलब ये कि फिजिक्स में एरिया या फिर सरफेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो जो वेक्टर आएगा जिसको आप लोग बोलेंगे ds वेक्टर, है ना। ds क्यों? क्योंकि छोटा लिया इसलिए, बड़ा लिया तो d लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है ना, तो ds वेक्टर की डायरेक्शन अपने ही सरफेस से परपेंडिकुलर रहती। ठीक है, तो मान के चलो यहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां पे आपने छोटा सा एरिया रख दिए जिसका एरिया है ds, तो ds वेक्टर ये कुछ ऐसा आएगा ds वेक्टर कुछ ऐसा। ठीक है, तो अज्यूम कर लो ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक, तो ये जो छोटा सा ds सरफेस है, उसका फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज E ds cos ऑफ थीटा। करते हैं कि नहीं ऐसा डिफाइन हम लोग?
ठीक है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर छोटा सा सरफेस रख दिए ds, तो वहां से कितना फ्लक्स पास होता है, E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ds मतलब ये जो छोटा सा सरफेस रखे, ये जो छोटा सा एरिया रखे उसका एरिया, और थीटा मतलब किस किस के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये ds वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल मतलब थीटा। ठीक है, ये है अपना ds। ठीक है, ds मतलब छोटा सा एरिया, है ना, और वेक्टर से इसको इस प्रकार से दिखाते हैं फिजिक्स में। ये छोटे से एरिया को, है ना, मान के चलो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो इसको वेक्टर से ऐसा दिखाएंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, अगर छोटा सा सरफेस एरिया लिए ds, छोटा सा एरिया लिए ds, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे होता है, E ds cos ऑफ थीटा, बराबर है। सो टोटल फ्लक्स वो छोटे से सरफेस के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, E ds cos ऑफ थीटा। फिर से बताता हूं, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ds मतलब वो छोटा सा सरफेस, और थीटा मतलब ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल, है कि नहीं। तो ये होता है अपना फ्लक्स। ठीक है, तो छोटे से सरफेस के लिए, तो अगर टोटल फ्लक्स लिखना है ना, जैसे मान के चलो इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx, मतलब टोटल x, इंटीग्रेशन ऑफ dy मतलब टोटल y। तो छोटे से फ्लक्स से पूरा का पूरा फ्लक्स निकालना है, तो इसलिए मुझको क्या लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है कि नहीं। ये E ds cos थीटा ये सिर्फ छोटे से सरफेस के लिए हो गया, तो अभी पूरे टोटल सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स मुझको निकालना है, तो मैथमेटिकली टोटल चीज कैसे निकलती है, इंटीग्रेशन से, इसलिए यहां पे है इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन के पेट में ऐसा सर्कल क्यों किया है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ऐसा दिखा रहा है कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, इसलिए इसके पेट में ऐसा सर्कल बनाया है, बराबर है। तो मैथमेटिकली गॉस लॉ को ऐसा क्यों लिख सकते हैं, समझ में आ गया। जो चीज हमने बोले वही है, लेकिन सिर्फ उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। तो क्या बोलता है गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। उसके अंदर जितना भी चार्ज है अपॉन इप्सिलॉन, उतनी फ्लक्स वो वाले क्लोज सरफेस के बाहर आएगी। क्लोज सरफेस मतलब स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, जिसके अंदर कुछ तो भी जगह बनती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज सरफेस। ठीक है, और ये फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है छोटे से सरफेस के लिए, E ds cos ऑफ थीटा। ये है फ्लक्स का फॉर्मूला फॉर छोटा सा सरफेस, लेकिन टोटल लिखना है तो इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन के पेट में ऐसा सर्कल डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ किसके लिए लागू है, क्लोज सरफेस के लिए लागू है, बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा मतलब ये हो गया टोटल फ्लक्स, और इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। तो ये हो गया तुम्हारा गॉस लॉ, बराबर। तो ठीक है, तो ये जो गॉस लॉ है इसको यूज करके, ये बेसिकली आपने 11th में देखा होगा, अभी 12th की होगी शुरुआत। अभी गॉस लॉ को यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज्ड वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज सरफेस। तो ऐसे 2-3 फॉर्मूले के डेरिवेशंस आपको निकालने हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले ये गॉस लॉ आपको समझ में आ गया, सिंपल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन आपका, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्पेरिकल शेल और हॉलो स्फीयर, है ना। एक स्फीयर लिया है और उसके ऊपर चार्ज डाल दिया है। हॉलो मतलब अंदर से हॉलो है, जैसे अपना फुटबॉल है, मान के चलो फुटबॉल के अंदर कैसे है, हवा भरी रहती, कुछ रहता क्या, सॉलिड रहता क्या वो, नहीं, तो इसलिए उसको हॉलो बोलते। तो हॉलो अगर स्फीयर है
तो उसको शेल भी बोलते हैं। तो मानने कहने का मतलब ये कि एक आपके पास स्पीयर है ना, ये देखो ये सर्कल नहीं है, ये स्पीयर है, ठीक है ना, स्पीयर मतलब बॉल है मान के चलो, ठीक है। तो ये स्पीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है ना, मान के चलो इसके ऊपर चार्ज दे दिया मैंने Q, स्मॉल q, ये इसके ऊपर मैंने चार्ज दे दिया लाइक दिस, ठीक है, मान के चलो पॉजिटिव चार्ज दे दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी है ना, कोई भी चीज के ऊपर जब आप चार्ज देते हो तो चार्ज की वजह से क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, बराबर है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज से परपेंडिकुलर चालू होती है, देखो लाइक दिस, ऐसे चारों दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी लाइक दिस, बराबर। चार्ज लिए, चार्ज की वजह से क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट की वजह से क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, जो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग ये चार्ज लेते हो, किसके ऊपर चार्ज लिया है आपने, एक स्पीयर के ऊपर, चार्ज्ड स्पीयर। तो जैसे ही आप लोग चार्ज लोगे तो उस स्पीयर के चारों दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो हमको निकालना है कि कोई तो भी एक पॉइंट है P, जो ये वाले स्पीयर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, स्मॉल r डिस्टेंस की दूरी पे है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको इस डेरिवेशन में निकालना है। क्या निकालना है, समझ में आ गया कि आपने एक चार्ज्ड स्पीयर लिया है ना, एक चार्ज्ड स्पीयर लिया, और आपको पता है कि कोई भी चार्ज लेते हैं तो उसकी वजह से क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, बराबर है। तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आपको निकालना है। कितने, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट P पे, जो पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ R है, ठीक है। लेकिन ये निकालने के लिए कई सारी मेथड हो सकती है, बराबर है, लेकिन हमको जो मेथड यूज करनी है, हमको जो यहां पे मेथड यूज करनी है वो है गॉस लॉ, क्योंकि आपके सिलेबस में सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ करके बोला है, तो क्वेश्चन भी एकदम सीधा आएगा, अप्लाई द गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ चार्ज स्पीयर, ठीक है। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए क्या क्या याद रखना ये बता देता हूं मैं आपको। हमेशा याद रखो गॉस लॉ, अभी अभी जैसा हमने गॉस लॉ देखे, तो गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए यूज होता है, बराबर है कि नहीं। गॉस लॉ के लिए आप गॉस लॉ किसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे स्पीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में है ना, जैसे ये चार्ज दिया है स्पीयर, ठीक है, और ये वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहली स्टेप गॉस लॉ अप्लाई करते समय याद रखना, इसको भूलना नहीं है। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस अपने मन से, हाइपोथेटिकली अपने मन से निकाल लेना और उसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करना, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, है ना। ये स्टेप बराबर से याद रखो। क्या कहा मैंने, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसे यहां पे कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उस पॉइंट से पास होने वाला अपने मन से एक क्लोज सरफेस निकालो, अपने मन से, है ना। अपने मन से मतलब स्फीयर निकाल सकते, सिलेंडर निकाल सकते, लेकिन सिमेट्री का ध्यान रखना, जैसे ये चार्ज स्फेरिकल है तो यहां पे भी आपको स्फीयर ही निकालना पड़ेगा, है ना। ये चार्ज अगर स्फीयर है और यहां पे सिलेंडर निकालोगे तो फिर दिक्कत जाएगी डेरिवेशन करने को, सिमेट्री का ध्यान रखना। तो पहली स्टेप याद रहेगी बराबर से, बस ये एक स्टेप याद रही तो बाकी का डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ये भी उसके अगले वाला भी। तो क्या है वेरी फर्स्ट स्टेप, कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस निकालना अपने मन से, ठीक है, और उसके ऊपर गॉस लॉ अप्लाई करना, तो आपको बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टेप 1 अप्लाई कर लेते हैं सिमेट्री का ख्याल रखते हुए। तो पॉइंट P से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस मुझको अपने मन से निकालना है, जैसे आप ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करते हैं ना 10th में,
वैसे ही, ठीक है। तो पॉइंट पी से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस, स्फीयर भी निकाल सकता, सिलेंडर भी निकाल सकता। क्या निकालूंगा यहां पे मैं ऑफ कोर्स क्या निकालूंगा, स्फीयर निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा चार्ज भी कैसा है, स्फीयर है। सिमेट्री का ध्यान रखना होगा मुझको, ठीक है। तो चलो पॉइंट पी से पास होने वाला एक स्फीयर, ये जो दिख रहा है ना माटी कलर का, ये स्फीयर मैंने निकाला है, ठीक है। पॉइंट पी से पास होने वाला, और इस स्फीयर के ऊपर अभी मैं क्या अप्लाई करूंगा, गॉस लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है। और गॉस लॉ अप्लाई करूंगा तो मुझको अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली स्टेप बराबर से याद आ गई। ये है तुम्हारा चार्ज का स्फीयर, कितना चार्ज दिया है आपने उसके ऊपर, क्यू चार्ज दिया है, ठीक है। ये है एक्चुअल चार्ज तुम्हारा, जो चार्ज है क्यू, ठीक है। और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी से पास होने वाला एक इमेजिनरी स्फीयर मैंने निकाल दिया, एक इमेजिनरी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझको गॉस लॉ अप्लाई करना है। अभी ये वाले स्फीयर के ऊपर मैं क्या अप्लाई करूंगा, गॉस लॉ अप्लाई करूंगा, और उसको सिंप्लीफाई करते जाऊंगा, और सिंप्लीफाई करते जाऊंगा तो मुझको ई का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से गॉस लॉ को याद करो। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस। अभी क्लोज सरफेस कौन सा है अपना, ये वाला जो आपने निकाले, ये वाला क्या निकाले आपने, स्फीयर निकाले। सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। हो जाएगा ऐसा गॉस लॉ। फ्लक्स को कैसा लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ई ds cos ऑफ थीटा इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। ये वाले स्फीयर के लिए अभी मुझको गॉस लॉ अप्लाई करना है। गॉस लॉ याद होना चाहिए आपको। टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, है ना। अभी फिलहाल तुम्हारा क्लोज सरफेस है स्फीयर, सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। इसके अंदर कितना चार्ज है, इसके अंदर देखा जाए तो चार्ज है क्यू, तो क्यू इनक्लोज्ड की जगह आप क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो स्फीयर निकाला आपने इसके अंदर क्या है, ये क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज्ड इज क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0। फ्लक्स को ऐसा क्यों लिखे समझ में आ गया। फ्लक्स का फॉर्मूला अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ई ds cos ऑफ थीटा, ठीक है। और एक चीज याद रखो, जब आप ये डेरिवेशंस करते हो गॉस लॉ को यूज करके, तो और एक डेरिवेशन याद रखो, और एक स्टेप याद रखो। पहली स्टेप सबको याद रहेगी, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास होने वाला एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस अपने मन से निकाल लेना। चार्ज अगर स्फीयर है तो स्फीयर निकालना, है ना, लाइक दिस, ठीक है, सिमेट्री का ध्यान रखते हुए। दूसरी स्टेप, फ्लक्स के फॉर्मूले में जो थीटा है ना, ये थीटा अपना जनरली 0 रहता है। ये वाले डेरिवेशंस में थीटा हमेशा 0 रहता है ना। क्यों रहता है थीटा 0? क्योंकि हम लोग स्फीयर निकालते ही ऐसा है ना। थीटा मतलब क्या है फ्लक्स के फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा। क्या है थीटा, किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds वेक्टर दोनों के बीच का एंगल है ना। याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds वेक्टर की डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है ना। तो ये जो स्फीयर निकाला आपने, कोई भी छोटा सा सरफेस लो, यहां पे मान के चलो ये ds सरफेस लिए, तो ये हो जाएगा ds वेक्टर, ठीक है। या फिर चाहे ये वाला छोटा सा सरफेस लो तो ds वेक्टर ऐसे हो जाएगा, है ना। ds वेक्टर मतलब अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर रहता। तो कौन सा भी ds वेक्टर लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी ऐसे रहने वाली है, ऐसे रहने वाली है कि नहीं, ऐसे, ठीक है। तो कौन सा भी ds वेक्टर लो, ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही तरफ जा रही है। देखो मतलब थीटा कितना है दोनों के बीच का, थीटा, ये पूरा जो स्फीयर निकाला आपने, कहीं पे भी ds लो, चाहे यहां पे ds लो, चाहे यहां पे ds लो, चाहे यहां पे ds लो, सिमेट्री की वजह से थीटा हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। क्या है थीटा, क्या है थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ds वेक्टर दोनों के बीच का एंगल, है ना। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसे ही जाएगी। क्यों जाएगी रे, ऐसे बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने, है ना, जो भी चार्ज है, देखो यहां पे चार्ज है तो वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकलती है, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में।
ठीक है। तो कौन सा भी ds ले लो आप, कौन सा भी छोटा सा सरफेस ले लो, है ना, तो ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को हमेशा ऐसे दिखेंगे। मतलब सिंपल याद रखो कि गॉस लॉ अप्लाई करते समय जब आप फ्लक्स का फॉर्मूला लिखोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी अज्यूम कर लेना, 0। और क्यों, ये भी बताया मैंने, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये ds वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0। या चाहे यहां पे निकालो, या फिर चाहे यहां पे निकालो, या फिर चाहे यहां पे निकालो, ठीक है ना। सिमेट्री की वजह से, बिकॉज ऑफ सिमेट्री, थीटा, ये पूरे स्फीयर पे थीटा कितना लेना, 0। ठीक है, तो ये दो स्टेप बराबर से याद रखे तो आप कौन सा भी डेरिवेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला अब भी बताया मैंने, क्या है, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा और उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। और ये छोटा सा सर्कल क्यों है, क्योंकि हमको ये पूरे क्लोज सरफेस पे निकालना है। कौन से क्लोज सरफेस पे, ये वाला क्लोज सरफेस, ये जो डॉटेड डॉटेड निकाले ना हमने स्फीयर, बराबर है कि नहीं। ये तो चार्ज है, ये जो स्फीयर है ये तो इसके ऊपर चार्ज दिया है, इसके साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं, ठीक है ना। आपने कौन सा स्फीयर निकाले, नया वाला, ये निकाले, पॉइंट पी से पास होने वाला, और इसके लिए आप फ्लक्स लिख रहे, इसके लिए आप गॉस लॉ लिख रहे, बराबर है कि नहीं। तो फ्लक्स लिखो, चलो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी एस कॉस थीटा, थीटा हमको 0 लेना है तो कॉस 0 इज 1, ठीक है। और एक चीज, ये वाले स्फीयर के लिए आप गॉस लॉ या फिर फ्लक्स लिख रहे, ये वाले स्फीयर के लिए, तो ये वाले स्फीयर का कौन सा भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, चार्ज से सेम डिस्टेंस की दूरी पे है। देखो आर 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 है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। देखो पॉइंट पी जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वो कितने डिस्टेंस की दूरी पे था, चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे। तो हमने क्या किए थे, पॉइंट पी से पास होने वाला एक स्फीयर निकाले थे, बराबर है। तो स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर हो गई, बराबर है कि नहीं। तो स्फीयर के ऊपर का हर एक पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगा, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पे होगा कि नहीं। कहने का मतलब ये कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पॉइंट पी पे होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी होगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी होगी। मैग्नीट्यूड, ना डायरेक्शन तो खैर इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड बोल रहा है। ये वाले स्फीयर के हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। और कोई भी जो कांस्टेंट चीज है वो आप इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, कि नहीं इंटीग्रेशन के बाहर। तो इस ई को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, बचा ds कॉस ऑफ 0, थीटा 0 लेना है तो कॉस 0 वैसे भी 1 हो गया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, ये हो गया फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, गॉस लॉ अप्लाई कर रहे, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। तो मैं फ्लक्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो फ्लक्स क्या था, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस 0 1 हो गया, ठीक है। ई को इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, ठीक है। क्यों निकाला ये भी बताया, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ई की वैल्यू कैसे है, कांस्टेंट है। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, टोटल एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीवाई, टोटल वाई। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब टोटल सरफेस, जो भी स्फीयर आपने निकाला, जो भी ये बॉल निकाला आपने पॉइंट पी से पास होने वाला, उसका टोटल सरफेस एरिया, बराबर है। क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, जैसे स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वैसे ही स्फीयर का सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब रेडियस, है ना। हमको वॉल्यूम नहीं चाहिए, हमको उसके उस स्फीयर का सरफेस एरिया चाहिए। मान के चलो आपने स्फीयर को पेंट करना है, 10th के ज्योमेट्री में आपने ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे कि आपने एक फुटबॉल लिया और उस फुटबॉल को पेंट करना है, तो ये वाले स्फीयर का मुझको सरफेस एरिया चाहिए। तो कितना होता है सरफेस एरिया, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब ये वाला जो आपने स्फीयर निकाला था कितने रेडियस का,
रेडियस आर का, तो उसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, मतलब 4 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो फ्लक्स आ जाएगी E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। आ गई फ्लक्स। गॉस लॉ में राइट हैंड साइड क्या है, क्या था गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोथ सरफेस। कौन सा क्लोथ सरफेस निकाले आपने, ये स्फीयर निकाले, है ना, पहली स्टेप मैंने बराबर बताई थी आपको। ठीक है, तो इसके लिए टोटल फ्लक्स कितनी मिली, E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ क्लोथ सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोथ सरफेस अपॉन इप्सिलॉन। तो इसके अंदर कितना चार्ज है रे, ये चार्ज है ना, ये चार्ज स्फीयर लिए हमने, कितना चार्ज है, Q, तो चार्ज एनक्लोज्ड इज Q अपॉन इप्सिलॉन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये हो गया टोटल फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर, और ये हो गया चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। तो इसको बस एडजस्ट करो, और आपको क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो E को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बाकी ये 4 पाई आर स्क्वेयर को नीचे लेके चले जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा मुझको, है ना, ये इधर लेके अगर आ गया मैं, सो 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर, ये 4 पाई को इप्सिलॉन के साथ जोड़ दो, तो 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वेयर, जैसे यहां पे देख रहे हैं। सो ये हो गया मेरा फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज्ड स्फीयर, और उसके ऊपर कितना चार्ज था, Q, और कितने डिस्टेंस पे, एट पॉइंट P, कितने डिस्टेंस पे था पॉइंट P, स्मॉल r डिस्टेंस पे। समझ में आ गया। तो फिर से एक बार मैं रिकैप करता हूं, देखो एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। सबसे पहली स्टेप, गॉस लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोथ सरफेस के लिए ही लागू होता है, तो इसलिए जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोथ सरफेस आपको निकालना है। यहां पे स्फीयर क्यों निकाला, क्योंकि मेरा जो चार्ज दिया हुआ है वो भी चार्ज्ड स्फीयर ही था, इसलिए मैंने जो अपने मन से ड्राइंग करी वो भी स्फीयर ही करनी पड़ी, क्योंकि सिमेट्रिक चाहिए, नहीं तो थीटा 0 मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो करने के बाद ये हो गई पहली स्टेप। सेकंड स्टेप, थीटा 0 आता है, क्यों आता है थीटा 0, क्योंकि हम लोग सिमेट्री के हिसाब से वो क्लोथ सरफेस निकालते हैं। थर्ड स्टेप, गॉस लॉ अप्लाई करते जाना, E को इंटीग्रेशन के बाहर निकालना, बराबर है, और सिंप्लीफाई करते जाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझको मिल गया 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन। व्हाट इज इप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, Q अपॉन आर स्क्वेयर। व्हाट इज Q, Q मतलब चार्ज जो ये सेंटर में रखा है, और R मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जैसे हमने यहां पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, 10 सेंटीमीटर पे चाहिए, 1 सेंटीमीटर पे चाहिए, 3 सेंटीमीटर पे चाहिए, तो R मतलब डिस्टेंस। ठीक है, तो इसके आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के बारे में भी बता देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब क्या होता है, देखो मान के चलो ये एक पॉइंट पे चार्ज लिए आपने, चार्ज को जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q या फिर स्मॉल q, आपकी मर्जी। तो क्या यूनिट होता है चार्ज का, कूलम। तो ये वाले पॉइंट पे मैंने 10 कूलम का चार्ज ले लिया या फिर 20 कूलम का चार्ज लिया, तो ऐसा जो चार्ज मैं दिखाता हूं एक सिंगल पॉइंट पे, इसको बोलते हम लोग पॉइंट चार्ज, है ना। एक सिंगल पॉइंट पे अगर चार्ज दिखाया तो उसको कौन सा चार्ज बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। लेकिन अगर मैंने चार्ज को एक पॉइंट पे न लेते हुए ऐसे लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये एक कोई तो भी वायर है ना, लोहे से बनी हुई वायर है या फिर कोई तो भी एक वायर है, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने चार्ज को, तो इसको कौन सा चार्ज बोलेंगे हम लोग, लाइन चार्ज। ये है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अभी आपने चार्ज, एक ही पॉइंट पे है क्या चार्ज, अभी एक ही पॉइंट पे नहीं है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइन चार्ज। और जब लाइन चार्ज हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए, है ना, टोटल चार्ज मान के चलो कुछ तो भी था, ठीक है, तो लाइन चार्ज के लिए ना जनरली हम लोग लैम्बडा डिफाइन करते हैं। लैम्बडा मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। जब लाइन चार्ज आपको दिया रहता है ना,
तो जनरली आपको एक्चुअल चार्ज नहीं दिया रहता, एक्चुअली आपको लैम्बडा का नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये ऐसी दी रहती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब 2 कूलोम पर मीटर, 3 कूलोम पर मीटर, ये ऐसा चार्ज दिया रहता है आपको क्वेश्चन में। तो कूलोम पर मीटर है ना, तो ये क्या हो गई लैम्बडा, इसको क्या बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो जब कभी भी लाइन चार्ज होता है, जब कभी भी लाइन चार्ज होता है तो जनरली आपको क्या दिया रहता है लैम्बडा। लैम्बडा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, बराबर है। तो टोटल चार्ज अगर मुझको निकालना है, टोटल चार्ज, इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो ये होगा लैम्बडा इनटू लेंथ, बराबर है। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको क्वेश्चन में एक लाइन चार्ज दिया है, ठीक है, अज्यूम कर लो क्वेश्चन में आपको एक लाइन चार्ज दिया है, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 10 कूलोम पर मीटर, अज्यूम करो, और आपको यहां से लेके यहां तक कितना चार्ज है वो निकालना है, और यहां से लेके यहां तक लेंथ है मान के चलो 2 मीटर, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लैम्बडा इज चार्ज अपॉन लेंथ, बराबर है कि नहीं। सो टोटल चार्ज इज लैम्बडा इनटू लेंथ, ठीक है। तो लैम्बडा कितना है 10 कूलोम पर मीटर, और कितने लेंथ के लिए निकालना है आपको 2 मीटर, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20 मीटर, मीटर कैंसल, और क्या हो जाएगा 20 कूलोम, बराबर है। तो जब चार्ज किसी लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो जनरली हमको क्या दी रहती है, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका नाम है लैम्बडा। क्या यूनिट है लैम्बडा का, कूलोम पर मीटर। तो लैम्बडा के ऊपर से टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे लैम्बडा के ऊपर से, लैम्बडा इनटू जितने लेंथ का चार्ज चाहिए वो। सिमिलरली कभी कभी चार्ज जो है ना लाइन के ऊपर ना डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ये देखो ऐसा सरफेस के ऊपर, तो उस समय आपको दी रहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो लाइन चार्ज डेंसिटी, और सरफेस के ऊपर है तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब कूलोम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जनरली आपको सिग्मा दिया रहता है, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, बराबर है। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर सिग्मा पता है तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया, बराबर है। मान के चलो आपको क्वेश्चन में सिग्मा दिया है 2 कूलोम पर मीटर स्क्वायर, ऐसा सिग्मा दिया है, और आपको बोला है कि एक एरिया है जिसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, यहां पे टोटल चार्ज कितना होगा वो निकालो। कैसे निकालेंगे, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। लैम्बडा मतलब पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मतलब पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। कितना है सिग्मा 2 कूलोम पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितना दिया है 10 मीटर स्क्वायर, बराबर है। मीटर स्क्वायर कैंसिल, 10 इंटू 2 20 कूलोम। तो कहने का मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब वो चार्ज किसी लाइन के ऊपर रह सकता है या फिर वो चार्ज किसी सरफेस के ऊपर रह सकता है, बराबर है। लाइन के ऊपर अगर है तो आपको क्या दी रहेगी लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस के ऊपर अगर है तो आपको क्या दी रहेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और अभी नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, एक लंबा सा वायर है ना, और इनफाइनाइट स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है, और अज्यूम कर लो कि उसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, है ना, एट पॉइंट P। एक ऐसा पॉइंट लिया है हमने जो इस वायर से r डिस्टेंस की दूरी पे है, तो आपको डेरिवेशन ये निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि चार्ज अगर किसी वायर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जनरली आपको क्या दिया रहता है, लैम्बडा। ठीक है, तो अज्यूम करो लैम्बडा दिया है, लाइन चार्ज डेंसिटी आपको पता है इसकी। ठीक है, और इसकी वजह से ये यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आपको निकालना है। बराबर है। फिर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको किस चीज का यूज करना है, हमको यूज करना है गॉस लॉ का, क्योंकि भैया हम पढ़ तो वही रहे हैं ना, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। ठीक है, तो पहली स्टेप मैंने बता के रखी है आपको, क्या है पहली स्टेप, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है। ठीक है ना, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस निकालना पड़ेगा। लास्ट टाइम स्फीयर निकाले थे, यहां पे ना हम लोग सिलेंडर निकालेंगे, ये ऐसा सिलेंडर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे सिलेंडर, क्योंकि सिमेट्री के हिसाब से जाना है। देखो सिमेट्री के हिसाब से नहीं गए तो थीटा जीरो नहीं मिलता। ठीक है ना, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे ऐसे जाने वाली है चारों दिशाओं में, है ना। अभी यहां पे देखो दो ही दिशा दिख रही है, मान के चलो ये ऐसी लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने चार्ज को परपेंडिकुलर निकलती है, तो ये लाइन से ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो देखो चारों दिशाओं में जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे सिलेंडर के प्रकार से बनेगा, तो इसलिए सिलेंडर। ठीक है, तो चलो इस पहली स्टेप कर लेते हैं। पॉइंट पी से पास होने वाला, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार से जाएगी चारों दिशाओं में, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, ये लाइन से, है ना, ये तुम्हारी जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर है चार्ज, अभी मैंने निकाला नहीं चार्ज। ठीक है, ये ऐसा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस प्रकार से चारों दिशाओं में जाएगी लाइक दिस। तो इसीलिए मैंने क्या निकाला यहां पे, पॉइंट पी से पास होने वाला ये सिलेंडर निकाला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी से पास होने वाला सिलेंडर निकाला उसकी रेडियस क्या रहेगी, सिलेंडर की आर रहेगी। पॉइंट पी कितने डिस्टेंस पे था मेरा पॉइंट पी, बताओ कितने डिस्टेंस पे था मेरा पॉइंट पी, आर डिस्टेंस पे था। मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालनी है ना, ऐसा पॉइंट जो एट डिस्टेंस स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मुझको निकालना है। तो ये पॉइंट मेरा आर डिस्टेंस पे था, तो इसलिए सिलेंडर निकाला, तो सिलेंडर की रेडियस भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। और ये सिलेंडर की हाइट कुछ तो भी ले लेते हैं, कुछ कितना भी ले सकते हैं आप अपने मन से, क्योंकि ये आगे जाके लेंथ ना, ये हाइट ना कैंसल ही होने वाली है। कैसी होती है मैं बताता हूं। तो मान के चलो मैंने स्मॉल एल इसकी सिलेंडर की हाइट ले ली। सिलेंडर निकालना है, सिलेंडर निकालना है मतलब हाइट भी लगेगी और उसकी रेडियस भी लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से सिलेंडर पॉइंट पी से पास होने वाला हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं, ये यहां से लाइक दिस। ठीक है, ऐसा सिलेंडर, तो आगे के डायग्राम में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे पहली स्टेप ओके। सेकंड स्टेप क्या है, थीटा जीरो लेना पड़ता है, बराबर है कि नहीं। क्यों थीटा जीरो लेना पड़ता है, क्या है थीटा बताओ, है ना। थीटा मतलब किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएस वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। वो जो आपने क्लोज सरफेस निकाले उसके ऊपर का जो छोटा सा सरफेस लेंगे आप लोग, डीएस वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब थीटा है ना। क्योंकि गॉस लॉ मतलब टोटल फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला ई डीएस कॉस ऑफ थीटा। थीटा मतलब किस किस के बीच का एंगल, थीटा ई और डीएस के बीच का एंगल। ठीक है, तो कोई भी अगर आप छोटा सा सरफेस लेते हो डीएस, ये देखो ऐसा डीएस लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, तो दोनों के बीच का एंगल आपको कितना दिखेगा, जीरो दिखेगा, है ना। ये आपको यहां पे समझा भी नहीं तो भी हमेशा याद रखो, सेकंड स्टेप में थीटा जीरो लेना ही लेना है। चाहे आप यहां पे भी डीएस लिए रहते थे, ऐसा डीएस लिए रहते थे, डीएस वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहती, अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है ना, तो ऐसा भी लिए रहते थे डीएस वेक्टर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाने वाली थी, फिर से यहां पे भी थीटा जीरो। ठीक है, ये ऐसा भी लिए थे, डीएस मतलब क्या, छोटा सा सरफेस, जो भी आपने सिलेंडर निकाले ना उसके ऊपर का छोटा सा सरफेस। ठीक है, तो ऐसा डीएस लिए रहते थे आपने, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाने वाली थी, मतलब यहां पे भी थीटा कितना मिलेगा, जीरो।
तो ये वाला जो कर्व सरफेस है ना सिलेंडर का, यहां पे हर एक पॉइंट पे थीटा कितना है 0, बराबर है। और ये जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर का है ना, देखो सिलेंडर मतलब उसका टॉप का भी एक सरफेस रहता और बॉटम का भी रहता है ना। सिलेंडर में 3 सरफेसेस रहते, टॉप, बॉटम और ये कर्व वाला सरफेस। तो कर्व वाले सरफेस के ऊपर तो हमारा थीटा इक्वल टू 0 है, बराबर है। लेकिन टॉप और बॉटम के सरफेस पे देखोगे ना, ये मान के चलो टॉप का सरफेस का ds ऐसे जाएगा, ठीक है। ये अगर टॉप के सरफेस का छोटा सा सरफेस लेंगे ds, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे जा रही है, तो टॉप और बॉटम के लिए ना थीटा 90 है, टॉप और बॉटम के लिए थीटा 90 है। और कॉस ऑफ थीटा, क्यों कॉस? क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा है, फ्लक्स के फॉर्मूले में कॉस थीटा है, इसलिए कॉस। तो कॉस ऑफ 90 कितना होता है रे? कॉस ऑफ 90 बताओ। कॉस ऑफ 90 होता है 0, बराबर है। इसका मतलब ये कि ये जो लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसकी वजह से फ्लक्स आपको टॉप और बॉटम दोनों सरफेसेस के लिए कंसीडर नहीं करनी है, पास ही नहीं हो रही है फ्लक्स, बराबर है। थीटा 90 है, कॉस 90 मतलब 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस में से नहीं जा रही है, पूरी की पूरी फ्लक्स कहां से जा रही है? कर्व सरफेस में से जा रही है, बराबर है। और कर्व सरफेस के लिए है ना, जो भी थीटा इक्वल टू 0 है वो आएगा, और थीटा इक्वल टू जो 90 है वो चले जाएगा, कॉस ऑफ 90 इज 0, ठीक है। तो याद रखो, जब ऐसा सिलेंडर निकालेंगे तो हमारे काम का सरफेस है कर्व्ड सरफेस यहां पे, ठीक है। क्यों कर्व्ड सरफेस? क्योंकि यहां पे थीटा है 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, फ्लक्स का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्यों इंटीग्रेशन? क्योंकि टोटल फ्लक्स चाहिए है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कॉस ऑफ थीटा, ई ds कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? ई को इंटीग्रेशन से बाहर, बराबर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ई की वैल्यू हर जगह पे कैसी रहेगी? ये वाले पूरे सिलेंडर पे कौन सा भी पॉइंट लो, यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, हर एक पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड कैसे रहेगा? सेम रहेगा, है ना, क्योंकि आपने सिलेंडर निकाले हो, ठीक। तो यहां पे भी रेडियस आर है, यहां पे भी रेडियस आर है, तो यहां पे भी ई का मैग्नीट्यूड सेम, यहां पे भी ई का मैग्नीट्यूड सेम। तो ये पूरे सिलेंडर के कर्व सरफेस पे ई का मैग्नीट्यूड सेम, तो इसलिए ई आएगा बाहर, ठीक है। ds बचेगा, कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा, थीटा कितना लेना है? 0, तो कॉस 0 इज 1, ठीक है। और टॉप और बॉटम के लिए थीटा रहेगा 90, तो उनको तो कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ कर्व सरफेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस के लिए थीटा इज 0, सो कॉस 0 इज 1, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ई ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds, जैसे मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब टोटल x, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल सरफेस, जैसे स्फीयर का टोटल सरफेस लिखे थे, बराबर है कि नहीं? उसी प्रकार से सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया आपको लिखना है। सिलेंडर का भी टोटल सरफेस एरिया, कितने सरफेसेस रहते सिलेंडर को? 3 सरफेसेस रहते, एक टॉप सर्कल ये वाला, है ना, ये वाला एक रहता है, एक बॉटम का ये वाला, ठीक है। तो टॉप का रहता है पाई आर स्क्वेयर, बॉटम का भी रहता है पाई आर स्क्वेयर, और ये कर्व सरफेस का एरिया कितना रहता सिलेंडर में? कर्व सरफेस का एरिया याद करो, है ना, 10th की ज्योमेट्री याद करो, कितना रहता कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई आर इंटू एल। आर मतलब सिलेंडर की रेडियस, एल मतलब सिलेंडर की हाइट, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर टॉप बॉटम प्लस कर्व, ठीक है ना। लेकिन टोटल सरफेस एरिया लिखते समय हम लोग ये पाई आर स्क्वेयर और पाई आर स्क्वेयर नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम लोग 2 पाई आर एल ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है ना, क्योंकि हम लोगों को फ्लक्स लिखते समय ये टॉप और बॉटम कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा कितना है? यहां पे थीटा 90 है, थीटा 90 है मतलब फ्लक्स कितनी पास हो रही है? यहां से फ्लक्स 0 पास हो रही है, तो फ्लक्स ही अगर पास नहीं हो रही तो ये दोनों सरफेसेस लिख के कोई फायदा है क्या? नहीं है, बराबर। तो इसलिए जब आप
यहां पे टोटल सरफेस लिखोगे सिलेंडर का, तो पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एल, इसमें से पाई आर स्क्वेयर को कैंसिल कर देना, सिर्फ कितना लिखना 2 पाई आर एल, सिर्फ कर्व वाला लिखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लक्स सिर्फ वही से पास हो रही है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितनी पास हो रही है सिलेंडर में से? E इंटू 2 पाई आर एल। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन, है ना। हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है, याद करो क्या है गॉस लॉ? द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस अपॉन इप्सिलॉन। ठीक है, फिलहाल हमारा क्लोज सरफेस कौन है? सिलेंडर है। सो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर कितना निकाले? ये इतना निकाले, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर। तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो देख लेते, है ना। कितनी पट्टी आ गई है इसके अंदर? ये देखो, ये पूरी चार्ज की लाइन है, बराबर है, ये पूरी चार्ज की लाइन है। लेकिन हमको सिर्फ उतना ही देखना है जितना चार्ज इस सिलेंडर के अंदर है। तो ये यहां से लेके यहां तक, मतलब लेंथ L के लिए, बराबर है। तो इतना चार्ज सिलेंडर के अंदर है। तो कैसे लिखेंगे रे? लैम्बडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, बराबर है कि नहीं। लैम्बडा लाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ, तो चार्ज इक्वल टू लैम्बडा इंटू लेंथ। तो कितनी लेंथ लेनी पड़ेगी? ये L। तो इतना जो होगा यहां से यहां तक कितना चार्ज होगा यहां पे? लैम्बडा इंटू L। कैसे आया? समझ में आ गया? क्योंकि ये जो लाइन चार्ज है इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी दी है लैम्बडा। ठीक है, तो टोटल चार्ज इज लैम्बडा इंटू लेंथ, है ना। कितनी लेंथ है सिलेंडर के अंदर? सिलेंडर की लेंथ है L, इसलिए टोटल चार्ज जो हो जाएगा सिलेंडर के अंदर का, देखो गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं आप। गॉस लॉ बोलता है कि उतना ही फ्लक्स आएगा जितना चार्ज उस सिलेंडर के अंदर होगा, है ना। तो ये काम का नहीं मेरा, ये भी काम का नहीं, ये जो अंदर है सिलेंडर के वो काम का है। और सिलेंडर की लेंथ कितनी ली हमने? L। तो इसलिए इसके अंदर का टोटल चार्ज हो जाएगा लैम्बडा इंटू L। ठीक है, तो टोटल चार्ज इज लैम्बडा इंटू L, इप्सिलॉन जैसा का वैसा। फिर से थोड़ा सा एडजस्ट कर लो और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसको इधर लेके आ जाओ, L कैंसिल हो जाएगा जैसे बताया था, है ना। कुछ भी L लो यहाँ पे, L कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा ऊपर बचेगा 2 पाई इप्सिलॉन r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन r। लैम्बडा क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी। क्या यूनिट रहता लैम्बडा का? कूलोम पर मीटर। लैम्बडा मतलब कोई तो भी एक लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्या यूनिट रहता लैम्बडा का? कूलोम पर मीटर। ठीक है, 2 लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन। इप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी। और r क्या है? डिस्टेंस। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उस पॉइंट का वो वाले लाइन चार्ज से डिस्टेंस, वो वाले लाइन से डिस्टेंस। ठीक है ना, हमको ये लाइन चार्ज दिया है, ठीक है ना, हमको ये लाइन चार्ज दिया है। ठीक है, ये यहां पे निकाल रहा हूं मैं, देखो ये लाइन चार्ज और ये है पॉइंट P। ठीक है, तो ये ऐसा लाइन चार्ज दिया है, तो ये डिस्टेंस मतलब है r। ये देखो ये डिस्टेंस, बराबर। तो सिंपल है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ लाइन चार्ज इज लैम्बडा अपॉन 2 पाई इप्सिलॉन r। r मतलब डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट डेरिवेशन गॉस लॉ का, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अभी ये प्लेन शीट है, मतलब कौन सा? सरफेस चार्ज है। अभी जो चार्ज है ना वो लाइन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ये जो चार्ज है ये अभी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, बराबर है। तो सरफेस के ऊपर अगर चार्ज है, सरफेस चार्ज है, तो उस समय आपको कौन सा क्या दिया रहेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लाइन के ऊपर है तो क्या दिया रहेगा? लाइन चार्ज डेंसिटी। लैम्बडा, लैम्बडा मतलब कूलोम पर मीटर। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, कूलोम पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो सरफेस चार्ज के लिए आपको सिग्मा पता रहता है। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, बराबर है, कूलोम पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे रे, कितने भी एरिया का निकालना है तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू दैट एरिया, है ना। सिग्मा अगर आपको पता है तो उतना एरिया से मल्टीप्लाई करें तो उतने एरिया का आपको चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा दिया है मान के चलो ये वाली शीट का, मतलब कूलोम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ऐसे दोनों तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने चार्ज को परपेंडिकुलर निकलती है बाहर, याद रखो। हाँ, तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी लाइक दिस। ठीक है, तो हमको ये शीट के पास का कोई तो भी पॉइंट है, एकदम पास का, डिस्टेंस यहाँ पे आर वगैरह कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा एक शीट के पास का पॉइंट दिखा देना है। तो इस शीट के पास एक पॉइंट P निकाला है, यहां पे P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमको निकालना है यूजिंग गॉस लॉ, बराबर है। तो ये जो पॉइंट P है ये शीट के पास में, ठीक है, तो ये पॉइंट P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमको निकालना है। तो अभी आपको दोनों प्रीवियस डेरिवेशन में याद हो गई है प्रोसीजर। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से पास होने वाला एक क्लोज सरफेस निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये है मेरा पॉइंट P, तो यहां से पास होने वाला मैंने ये सिलेंडर निकाल दिया। ठीक है ना, मान के चलो आधा सिलेंडर ये शीट के एक तरफ है और आधा सिलेंडर ये शीट के दूसरी तरफ है ना। ये ऐसा अपने मन से निकाल रहे हैं हम लोग सिलेंडर, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा सिलेंडर वहां पे है नहीं, अपने मन से हाइपोथेटिकल निकाल रहे। पहले भी डेरिवेशन में अपने मन से हमने स्पीयर निकाला था, क्या पहले कोई वहां पे स्पीयर नहीं। दूसरे स्टेप में भी हमने सिलेंडर निकाला, दूसरा वाला था क्या कुछ नहीं। उसी प्रकार से पॉइंट P से पास होने वाला एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये वाले सिलेंडर पे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। क्या बोलता है गॉस लॉ, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, है ना, मतलब टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर, क्योंकि हमने अभी सिलेंडर निकाले इसलिए। ठीक है, अभी देखो लास्ट डेरिवेशन का जो सिलेंडर आपने निकाले थे और ये जो सिलेंडर निकाले ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे क्या किए थे ना हमने, वहां पे हमको सिलेंडर का कर्व सरफेस काम का था। यहां पे ना हमको सिलेंडर के ये टॉप और बॉटम सरफेसेस, ये वाले सर्कुलर सरफेसेस काम के हैं। कर्व सरफेस कोई काम का नहीं है, कर्व सरफेस कोई काम का नहीं है, बराबर है कि नहीं। फिर से एक बार याद दिलाता हूं मैं, लास्ट डेरिवेशन में मतलब लाइन चार्ज के लिए जब डेरिवेशन किए हमने, तो उस समय जो सिलेंडर निकाले वहां पे हमने सिर्फ कर्व सरफेस को कंसीडर किए, है ना। एंड सरफेसेस जो होते हैं टॉप और बॉटम सरफेसेस उनको हमने लिखे ही नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पे थीटा 90 था और इसीलिए थीटा 90 मतलब फ्लक्स कैसा, जीरो। तो यहां पे ना देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लेट की वजह से ऐसी जाएगी, ऐसी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज को परपेंडिकुलर बाहर निकलती है और ये वाली भी साइड में ऐसी जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा ना, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एंड सरफेस के डीएस की डायरेक्शन, यहां पे थीटा जीरो है देखो। लेकिन अगर ये कर्व सरफेस पे देखते हैं, कर्व सरफेस पे डीएस आएगा ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसी, मतलब दोनों के बीच का एंगल है 90, ठीक है ना। देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने प्लेट से परपेंडिकुलर जा रही, और डीएस कर्व सरफेस का छोटा सा डीएस लो तो डीएस की डायरेक्शन अपने ही सरफेस को परपेंडिकुलर रहती। तो ये है डीएस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना एंगल दिख रहा 90। तो यहां पे ना उल्टा हो गया, यहां पे हमारे काम के सरफेसेस ये एंड वाले सरफेसेस है, यहां पे भी एक सरफेस होगा एंड वाला, ठीक है ना। तो और ये जो एंड वाले सरफेसेस है और ये हमारा कर्व सरफेस है, ये हमारे कोई काम का नहीं, क्योंकि यहां पे थीटा आ रहा है 90, थीटा 90 मतलब कॉस ऑफ 90 जीरो। तो यहां से फ्लक्स पास नहीं हो रहा कर्व सरफेस से, कहां से फ्लक्स पास हो रहा है, सिर्फ ये जो एंड सरफेसेस है वहां से। तो इसलिए हम लोग लिखते समय लास्ट डेरिवेशन में सिर्फ इसको लिखे थे कर्व को,
अभी ये डेरिवेशन में कर्व को छोड़ के सिर्फ एंड वाले लिखेंगे, मतलब ये वाले। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। ठीक, ई को बाहर निकाल देंगे बाहर ई को। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा कितना लेना पड़ता है 0, तो कॉस 0 इज 1। ठीक है, और याद रखेंगे यहां पे। ठीक है, देखो पूरे गॉस लॉ के डेरिवेशंस में थीटा 0 लेना पड़ता है, क्या है ना। देखो देखो थीटा 0 है यहां पे, है ना। देखो कर्व सरफेस हमारे तो कोई काम का नहीं, इसको जान दो। ठीक है, ये वाले के लिए देखो, देखो ds भी ये है, ई भी ये है, कितना है थीटा 0। यहां पे भी देखो लाइक दिस। ठीक है, तो मैंने आपको सेकंड स्टेप बता के ही रखी है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन ही ऐसे करते हैं कि थीटा हमको कितना लेना पड़ता है 0। ठीक, सो cos 0 इज 1, तो ई को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ओके, अभी इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल सरफेस। अभी आपको स्टेप्स याद हो गई होगी, टोटल सरफेस। सो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया लिखते समय अभी यहां पे कर्व सरफेस इंक्लूड नहीं करना है आपको। लास्ट टाइम सिर्फ कर्व सरफेस लिखे थे, टॉप का बॉटम का, मतलब एंड सरफेसेस नहीं लिखे थे। ठीक है ना, यहां पे कर्व सरफेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लेन सरफेसेस लिखेंगे, मतलब ये वाले। क्यों? क्योंकि फ्लक्स सिर्फ वहीं से पास हो रही है। थीटा इक्वल टू 0 सिर्फ इसके लिए है और इसके लिए है। कर्व सरफेस के लिए तो कितना है, थीटा 90 है, तो थीटा 90 तो हमको नहीं चाहिए, हमको थीटा 0 चाहिए, बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस मतलब टोटल सरफेस। तो टोटल सरफेस सिलेंडर का एरिया कितना रहता, पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एल रहता है इतना। लेकिन अभी मैंने बताया कि ये वाले केस में हम लोगों ने इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया है कि कर्व सरफेस हमारे कोई काम का नहीं। तो टोटल सरफेस सिलेंडर का लिखोगे आप पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर, है ना। मतलब वो जो एंड का सरफेसेस है उसका एरिया प्लस उसका ये वाला एंड का सरफेस का एरिया। ठीक है, तो अभी यहां पे पाई आर स्क्वेयर दिखाने की वजह यहां पे छोटा सा सरफेस इन्होंने ds दिखाया है, हमने ds दिखा दिया है ना। ये जो सिलेंडर आपने निकाले है ना, यहां पे रेडियस लेने की वजह आपने ये जो सरफेस है उसका पूरा एरिया ही आपने ds कंसीडर करे। तो पाई आर स्क्वेयर की जगह ये ds और पाई आर स्क्वेयर की जगह पे ये ds। क्यों पाई आर स्क्वेयर की जगह, है ना। ये जो सिलेंडर निकाला हमने उसका एरिया छोटा सा लिया ds। लास्ट टाइम कैसा बड़ा सिलेंडर निकाला था जिसकी रेडियस r थी, इसलिए पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर लिखा था। लेकिन यहां पे ऐसा एक छोटा सा सिलेंडर लिया जिसका टॉप का भी सरफेस का एरिया ds है, मतलब ये पाई आर स्क्वेयर लिखने की वजह ds और ये भी पाई आर स्क्वेयर लिखने की वजह ds। ठीक है, तो कितने हो जाएगा एरिया, ds प्लस 2 पाई आर एल। कर्व वाला तो चला गया, तो ds प्लस ds क्यों आया समझा क्या, क्योंकि ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस या फिर ये जो एंड सरफेसेस है इनको पाई आर स्क्वेयर लिखने की वजह हमने यहां पे सीधा सीधा ds एरिया दिखा दिए उसका। ठीक है ना, एक छोटा सा सिलेंडर निकाल लिए, है ना, जिसका ds ऑलरेडी हमने लिख दिए। तो ये वाले भी सरफेस का एरिया ds, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ds। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर इज E इंटू 2 टाइम्स ds और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दिस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी क्लोज सरफेस, यहां पे क्लोज सरफेस क्या है हमारा, यहां पे क्लोज सरफेस हमारा सिलेंडर है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर। तो टोटल फ्लक्स तो आपने निकाल दिए E इंटू 2 टाइम्स ds। कैसे आया ये 2 टाइम्स ds, समझ में आ गया है ना। E को बाहर निकाले और जब टोटल सरफेस लिखे तो कर्व सरफेस छोड़ के उसके 2 प्लेन सरफेसेस लिखे, तो 2 प्लेन सरफेसेस रहते हैं जैसे पाई आर स्क्वेयर और पाई आर स्क्वेयर, तो पाई आर स्क्वेयर की जगह पे ds लिखे, छोटा है इसलिए। ठीक है, तो ds और ds ये हो जाएगा 2ds। ठीक है, तो अभी हमको देखना है चार्ज एनक्लोज्ड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर
इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सिलेंडर। इसके अंदर कितना चार्ज है। देखो अभी आपने अज्यूम करते समय क्या अज्यूम किया है, ये है चार्ज की प्लेट, ठीक है, और ये सिलेंडर आपने ऐसे उसका पेट चीरते हुए आधा इधर आधा इधर ऐसा अज्यूम किया है, ठीक है। तो चार्ज जो भी है वो प्लेट के ऊपर है ना। ये इधर ये सिलेंडर तो तुम्हारा कैसा है, मन से बनाया हुआ है, हाइपोथेटिकल है। इसके अंदर सिर्फ ये इतू से पार्ट में चार्ज आएगा, देखो ये वाले, ये इतना चार्ज आएगा इसके अंदर, है कि नहीं। जहां से ये सिलेंडर आपने निकाले हो ऐसे, ठीक है, तो कहां पे क्रॉस कर रहा है ये सिलेंडर, ये वाले शीट को, ये इतना पार्ट, ये जो चार्ज की शीट है ये सिलेंडर के अंदर कितनी है, सिर्फ इतनी है, बाकी तो सभी बाहर है, देखो, है ना। तो हमको गॉस लॉ के लिए ये वाले सिलेंडर के अंदर का चार्ज चाहिए, तो इस सिलेंडर के अंदर बस शीट का इत्तू सा पार्ट है, कित्तू सा पार्ट, डीएस का पार्ट है ना, क्योंकि इस सिलेंडर का एरिया आपने डीएस लिए है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कैसे लिखोगे, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो टोटल चार्ज कैसे लिखोगे, सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो कितना एरिया, ये इत्तू सा एरिया है कि नहीं, बस शीट का इत्तू सा पार्ट इस सिलेंडर के अंदर है, बाकी पूरी शीट तो इस सिलेंडर के बाहर ही है ना। तो कितना पार्ट है सिलेंडर, कितना एरिया है उस सिलेंडर का, डीएस। तो कितना चार्ज होगा यहां पे, सिग्मा इंटू डीएस। समझ में आ गया क्या, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा दिया है और एरिया कितना लेना पड़ेगा, ये इत्तू सा, ठीक है। तो चार्ज एनक्लोज्ड हो जाएगा सिग्मा इंटू डीएस, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस सिलेंडर इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स, ये हो गया चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन इप्सिलॉन। दोनों को इक्वेट कर दो, ई को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ठीक है। तो 2 नीचे चला जाएगा, डीएस डीएस कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। सो ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट। चार्ज शीट मतलब ऐसे सरफेस के ऊपर चार्ज जो डालते हैं उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये इतनी आएगी, ठीक है। दोनों तरफ जाएगी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ठीक है। इसलिए ये डिवाइड बाय 2 आ गया बेसिकली, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी कूलोम पर मीटर स्क्वायर, वो जो चार्ज की शीट है उसके ऊपर कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन। इप्सिलॉन मतलब आजू बाजू का जो मटेरियल है उसकी परमिटिविटी, सिंपल।